जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 13 फरवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कल क्वेश्चन देना तो भूल गया था, बट हम आज क्या करते हैं, आज पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं 2023 पेपर के, जो कि एकदम ही ईज़ी थे, जिसके लिए आपको शायद एकदम कम या फिर ज़ीरो नॉलेज की ज़रूरत थी। चलिए, मैंने यहाँ पे सारे डाले हुए हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहले इसको देख लीजिए, सम मशरूम। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। यस भाई, पॉसिबल है ना कि कोई ना कोई मशरूम तो होगा जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी। यस, तो इसको मार्क करो। हाँ, वैसे ही सेम बोला है कि सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। यस, सम मशरूम है इंसिडेंट। ओके, फिर बायोलुमिनेसेंट। ओके, तो सारे के सारे सही है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी मशरूम की स्पीशीज है, वी डोंट इवन नो, और सबका पता नहीं किधर हम किसका यूज कर लें। तो सब पॉसिबल है कि यस, सम मशरूम मतलब 1000 स्पीशी उसमें से एक भी कर रहा होगा ना, तो भी सम हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर सही था, ऑल फोर। अभी ये मुझे अजम्पशन करना था कि यस यार, इतने सारे मशरूम है ना, तो कोई तो ऐसा होगा। अगर एक भी होता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो मुझे ये सही ही करना था, राइट? अब क्योंकि पॉसिबल है ना कि स्पीशीज नई भी मिलती रहती है। अगर एक भी नई स्पीशी मिल जाती है जिसमें समझ लो ये बायोलुमिनेसेंट नहीं था, बट नई स्पीशी मिली मशरूम की, उसमें है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। इसलिए ये यूजुअली सही ही होता है। जो ऐसे पूछे जाते हैं ना कि सम है दिस, वो यूजुअली सही होता है, तो उसको आपको सही ही मार्क करना है। इसमें मुझे नॉलेज की नहीं जरूरत है, क्योंकि एक भी बुक में आपको ये पढ़ने में नहीं आने वाला है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज है या नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए, फिर यहाँ पे बोला है मार्शुपियल्स के ऊपर। मार्शुपियल्स, अभी देखो, मुझे ये स्टेटमेंट एक्चुअली नहीं आ रहा था जब मैं पेपर में बैठा था ना, तब मुझे मार्शुपियल्स क्या है वही याद नहीं आ रहा था। बट अगेन, फिर भी ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। कैसे हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सम मार्शुपियल्स, सॉरी, जो मार्शुपियल्स होते हैं ओनली इन माउंटेन रीजन पाए जाते हैं, साथ ही साथ नो प्रेडिटर्स हो ऐसी जगह पे पाए जाएंगे। अभी आप मुझे बताइए, दुनिया में हजारों स्पीसीज है, और वो सबके प्रेडेटर्स होते हैं, कोई ना कोई तो होता ही है। हिरन को शेर खा जाएगा, ठीक है? वैसे सबका कोई ना कोई प्रेडेटर होता है, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी जिब्रा, हिरन जो भी है, उनको शेर, चीता सब खा जाते हैं, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं ना। उनके एग्जिस्ट करने के लिए क्या ऐसा जरूरी है कि उसका प्रेडेटर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अभी मार्शुपियल से उसमें भी बहुत सारी स्पीशीज हमने देखा हुआ है कि भाई कोला है, कैंगारू है, तस्मानियन वुल्फ है, बहुत सारे हैं। उनके एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि उनका कोई प्रेडेटर ना हो? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रेडेटर हो तो भी वो एग्जिस्ट तो कर सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे बोला है कि सिर्फ माउंटेन रीजन में पाए जाएंगे, ग्रासलैंड्स में। तो ये मैं गलत कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो तभी ही सर्वाइव कर पाएंगे कि जब उधर प्रेडेटर ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, और ये स्टेटमेंट जैसे ही हमारा गलत हुआ, तो आंसर हमारा आ गया सी। अभी मुझे एक्चुअली उधर पहला तो पता ही नहीं था कि इंडिया में फाउंड होते हैं या नहीं होते हैं। डजेंट मैटर, मेरे एक से अगर आंसर आ रहा है तो मुझे क्यों दूसरे में घुसने की जरूरत है, राइट? अभी मुझे बताइए, अगेन यहाँ पे कोई भी मुझे नॉलेज की जरूरत थी नहीं थी। मुझे भी उधर नहीं थी, मुझे मार्शुपियल्स के बारे में ही नहीं पता था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। बट फिर भी मेरा आंसर सही हो गया, यही लॉजिक से। चलो आगे देखते हैं। फिर ये वाला देखिए, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स कौन सा है? इंटेंजिबल चीज क्या होती है? जिसको आप टच न कर पाओ, राइट? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं टच नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं रिकॉग्निशन को चेंज टच कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता हूँ। इन्वेंटरी को कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो भाई इसको मार्क करते हैं। इसको नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, मेरे कुछ दिमाग में भरा हुआ है, कोई पेटेंट है, ये टच नहीं हो सकती है, राइट? वी डोंट कैन एक्चुअली टच इट, और इट डोंट फिजिकली एग्जिस्ट एनीवेयर। तो भाई ये भी खत्म हो गया। फिर मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, अगेन मेलिंग लिस्ट है, जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तो ये भी टच हम नहीं कर सकते, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मेरे कौन से स्टेटमेंट सही हुए? इंटेंजिबल इसमें से कौन सा है? 3 इंटेंजिबल मेरे हैं, 1 2 3। सिर्फ एक टेंजिबल है, इन्वेंट्री। तो इंटेंजिबल का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो, और जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ। और टेंजिबल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इन्वेंट्री हो गई, इक्विपमेंट हो गया, कोई मेरा स्टॉक्स हो गया, एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। फिर ये वाला देखिए, ये भी एकदम इजी था। ये क्या पूछा गया था कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जो कि मार्शलैंड को राइज करती है? कि भाई सी लेवल जो है, वहां पे हमें फॉल्स देखने को मिलते हैं, और इस फॉल्स की वजह से राइज होता है मार्शलैंड का। अच्छा, अभी मुझे शायद इसमें से नहीं आता है कि क्या आंसर है, और एक्चुअली उधर मुझे नहीं पता था आंसर क्या है। इनफैक्ट ऑनेस्टली पता था, बिकॉज चलो मैं बताता हूँ क्यों पता था, बट इससे पहले देख लेते हैं कि समझ लीजिए मुझे उधर नहीं पता था, ठीक है, कि क्या है। फिर सिर्फ मैं उधर हिंदी देखता हूँ तो देखो मेरा आंसर आ जाता है।
हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, तो सुविस्तृत कच्छ भूमि का। और हम ऑप्शंस में देखें तो क्या है, ये देखो फोर्थ वाला कच्छ, कच्छ कच्छ सेम आंसर। मतलब अभी मुझे नहीं भी पता है तो मुझे क्या मार्क करना चाहिए, यही मार्क करना चाहिए, राइट। और यही आंसर था। तो आपको जो भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है ना, एक बार उसे हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि दोनों बाजू लिखा हुआ होता है। सिर्फ आप एक बाजू नजर घुमा लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, एक सेकंड बिगड़ेगा और उस सेकंड में हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए। अभी मुझे कैसे ये आ रहा था, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस रीजन, इसलिए मेरे लिए ये इजी था। मुझे पता था कि हाँ भाई ये तो अपना एरिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन शॉर्ट हिंदी में भी देखना है, वही मैं बता रहा था आपको। फिर यहाँ पे देखिए, ये माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा गया था। अगेन हार्ड था बट इट वाज इजी अगर हम दिमाग खुला रखें। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि भाई शेषाचलम हिल्स है, वो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। शेषाचलम हिल्स, कुछ नाम आप याद आ रहा है, पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी में शेषाचलम से ही वो सब जो भी चंदन की चोरी करता था वो उड़ाता था भाई। शेषाचलम, पुष्पा कहाँ से था भाई, आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे पुष्पा था। और शेषा अपना ये बोला है कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है, नहीं भाई वेस्टर्न घाट तो अपने वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यस ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। फिर बोला है भाई अमरकंटक हिल्स कॉन्फ्लुएंस पे मिलते हैं हमें विंध्या और सह्याद्री रेंजेस के। अभी मुझे बताइए सह्याद्री रेंजेस, अगर आप देखो हल्का सा भी नॉलेज रखते हो ना तो आपको ये पता होगा सह्याद्री हिल्स घर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और कहाँ पे पड़ता होगा, कुछ गेस कीजिए, महाराष्ट्र के एरियाज में। यस, सह्याद्री हिल्स हमें महाराष्ट्र के एरियाज में देखने को मिलती है। और एट द सेम टाइम हम विंध्यास की बात करें तो वो तो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। विंध्यास के बीच से ही हमारी नर्मदा निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक हिल से निकलती है। तो मुझे बताइए यहाँ पे विंध्या, यहाँ पे अमरकंटक, यहाँ पे सह्याद्री, कुछ भी कन्फ्लुएंस है, नहीं, जीरो। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगेन देखो, आपको शायद हो सकता है कि आपने पढ़ के रखा हो, हमने माउंटेन रेंजेस बहुत बार पढ़ के रखी है, तो पॉसिबल है कि आपने पढ़ लिया हो। बट अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो उल्टा सुल्टा जोड़ के, उधर सही ही बैठेगा। फिर देखो तीसरा मुझे उधर नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली नहीं आ रहा था, जब मैं एग्जाम में बैठा था मुझे नहीं आ रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ था बिलीगिरी रंगन और बोला था कि सतपुरा रेंजेस। और मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि भाई ये बिली रंगन आता है या नहीं आता है। पर इसका हम नाम देखें तो ये नाम किसके जैसा लग रहा है, साउथ जैसा लग रहा है ना। बिलीगिरी रंगन, रंगम, ऐसे सब नाम हमें साउथ में देखने को मिलते हैं। और ये सतपुरा रेंज हमें कहाँ पे मिलती है, तो भाई गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया में मिलती है। तो अभी मुझे बताइए क्या यहाँ पे बिली रंगन नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम गैस करने वाले हैं। ठीक है, दो तो हमारे गलत है इधर, मतलब हम पहुंच गए कि या तो एक सिर्फ सही है या तो नन सही है। अभी दो में से गैस करना है मुझे, तो मुझे कौन सा गैस करना चाहिए, नन करना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर मुझे ये साउथ नाम लग रहा है तो ये तो साउथ में पड़ रहा होगा, और ये वाला मुझे है नॉर्थ में है, सेंट्रल एरिया में है। तो मुझे क्या मार्क करना चाहिए, नन करना चाहिए कि भाई ये भी गलत होगा। और मैंने उधर नन ही किया और आंसर सही ही बना। बस मैं बता रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली उधर जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, वहां पे आपको 50% पहुंच जाओगे, फिर लटक जाओगे। फिर सेट कैसे करना है, क्या लॉजिक लगाना है, तो कुछ भी लगा दो, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही तुक्का नहीं कि बस बी अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। कार्टून का भी लॉजिक भले हो बट कुछ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने नाम वाला लगाया, अभी मुझे अभी भी नहीं पता बिली रंगन कहाँ पे, मैंने नहीं पढ़ा, बट उधर मेरा लॉजिक सही बैठ गया, दैट्स इट। और यही आपको भी करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 100 में से 100 नहीं ले आना है कि आप भाई 100 कैसे सही करोगे। आपको एक आध दो भी सबसे ज्यादा अगर अच्छे आ जाते हैं ना, दैट्स इट, यू हैव क्रैक्ड द कंपटीशन। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया था कि भाई पोस्ट पेंडेमिक के टाइम पे रिसेंट पास्ट में सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया था। अभी मुझे बताइए पोस्ट पेंडेमिक मतलब किसकी बात चल रही है, कोविड-19 की बात चल रही है। कोविड-19 में भाई एकदम ही रिसेशन था, एकदम ही मंदी आ गई थी, तो सारी बैंक ने अपने जो रेट थे ना वो कम कर दिए थे, ये तो हमें पता है। तो अगर कोविड-19 चला गया, पेंडेमिक हट गया है अभी, तो अभी ये जो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम करके बैठी है, ये क्या करेगी, बढ़ा देगी ना वापस इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पोस्ट पेंडेमिक में इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे। यस, पोस्ट पेंडेमिक मतलब पेंडेमिक के बाद, तो यस किए होंगे भाई, बिल्कुल किए होंगे। और दूसरा क्या बोला है कि भाई सेंट्रल बैंक ऐसा अज्यूम करती है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज करती है, तो उनके पास कुछ चांस होते हैं कि वो कंज्यूमर प्राइसेस जो राइज हो रही है उसको भी कंट्रोल कर ले। यस, इसलिए तो ये लोग करते हैं चेंजेस, राइट, कि जो भी चल रहा है मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए तो करते हैं। हमने वैसे पढ़ा भी हुआ है मनी एंड बैंकिंग का, आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जो अपना क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है, उसको देख लीजिए, दूसरा वीडियो आपको पता चल जाएगा। एकदम ईजी था, इसमें सिर्फ मुझे पहला स्टेटमेंट पता होना चाहिए था, दूसरा तो कॉमन सेंस है। हाँ भाई, कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही वही होगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना।
नाम से ही पता चल रहा है मॉनिटरी, तो हाँ भाई दोनों सही है। तो हमारा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ओनली ए। ओनली ए मतलब दोनों सही है, ठीक है, कि पहला भी सही दूसरा भी सही, और दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। ओके देखिए अभी हमारा कौन सा बाकी रह गया है, यहाँ पे आ जाइए बीच वाला। यस अभी देखो ये पॉसिबल ही था कि आपको ना आता हो और आता भी हो। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कौन सी फिलोसफी में ऐसा मानते हैं कि भाई एनिमल, प्लांट लाइफ, इवन रॉक्स और रनिंग वाटर में भी सोल होती है। तो देखो बहुत सारे आपने हो सकता है, अब नीचे एक ऑप्शन देखते हैं, हमें लग सकता है बहुत सारा है ये। तो हो सकता है आप हिंदुइज्म सोच लो, हिंदुइज्म तो मत सोचना क्योंकि दो हिंदुइज्म पड़े हुए हैं, तो किस में से आप कनेक्ट करोगे, बचे दो, बुद्धिज्म बचे या जैनिज्म। अभी आपका एक भी अगर दोस्त है ना, जैन पॉसिबल है कि आपका दोस्त होगा इंडिया में अंदर, वो जैन दोस्त है, आपको बहुत सारा देखा होगा कि वो लोग मिच्छामी दुक्कड़ मनाते हैं, पर्यूषण मनाते हैं। फिर उनके जो जैन में नन्स होते हैं, ठीक है, वो एकदम सफेद कपड़े पहनते हैं, इवन मुंह पे भी मास्क रखते हैं कि कोई छोटा मोटा कीड़ा भी मेरे से ना मर जाए। इवन जैन ही होते हैं जो कि आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, एक्सेट्रा। क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज दे बिलीव दे हैव सोल इन इट, राइट। अगर ये आलू प्याज वाला लिंक आपको उधर कनेक्ट हो जाता है, तो पॉसिबली आप दोनों में से कौन सा टिक करोगे मुझे बताइए। मैं ये तब बोल रहा हूँ कि जब आपने पढ़ा हुआ नहीं है जैनिज्म, राइट। पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली हो जाने वाला, पर नहीं भी है तो लॉजिक कौन सा है कि हाँ भाई ये नहीं खाते हैं, तो पॉसिबली मान सकते हैं कि ये लोग ऐसा बोलते होंगे कि रनिंग वाटर और रॉक्स में भी लाइफ है, सोल है। और भाई मार्क किया अगर जैनिज्म, तो आंसर सही था, जैनिज्म ही था। उधर तो देखो जैनिज्म की तो वैसे लाइन ही है, अगर जैनिज्म पढ़ने में होती है, पढ़ने में आता ही आता है। मैं जबरदस्ती लिंक नहीं करवा रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि अगर नहीं भी पता है ना, तो ये लॉजिक चल सकता है, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आ जाइए, स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन था। स्क्विरल्स में बोला गया था कि भाई स्क्विरल्स जो होती है वो बरो करती है ग्राउंड के अंदर, और फिर रहती है मतलब ग्राउंड के अंदर अपना घर बनाती है और रहती है। तो यही गलत हो गया स्टेटमेंट। स्क्विरल को आपने कभी भी जमीन पे अंदर जाते हुए देखा है? नहीं, वो पेड़ों पे रहती है। हम उसके पास भी चले जाएंगे तो तुरंत पेड़ों पे भाग जाती है, तो पेड़ों पे रहती है, जिसको अब्रोब्रियल बोलते हैं। तो ये बरो करते तो नहीं रहती है, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। फिर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड को ग्राउंड में स्टोर करती है, पॉसिबली हो सकता है, ये हमें नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि हर एक स्पीसी दुनिया की अपने खाना स्टोर करती है, तो ये भी करते होंगे, पॉसिबल है। और फिर एट लास्ट ये ओमनिवोरस है। अभी ये मुझे नहीं पता था एग्जाम के टाइम पर, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। मैंने ये ओमनिवोरस को गलत किया था कि भाई ओमनिवोरस तो नहीं होगी, स्क्विरल प्यारी सी है, वो कहाँ पे ओमनिवोरस, वो थोड़ी ना सब मांस मच्छी खाएगी, बट ये गलत बात है। मैं जब पेपर दे के आया उसके दूसरे ही दिन, जस्ट दूसरे दिन मैंने देखा कि भाई स्क्विरल मेरे सामने ही चींटी को खा रही थी। अगर चींटी को खा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमनिवरस हो गई। अभी ये होता है जनरल नॉलेज, कि आपने अगर दुनिया खुली आंखों से देखी है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा। मेरा गलत हुआ था उधर, बट अगर आपने देखा है तो पॉसिबल है कि आपका सही हो जाए, राइट। इसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इन शॉर्ट ये मुझे बुक्स में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही था, ये भी सही था, आंसर था ओनली 2। मेरा गलत हुआ था, बट ऐसे हम देख सकते थे। चलिए लास्ट है ये। और यस मैंने यहाँ पे जो भी फर्स्ट 50 थे ना, 2023 के फर्स्ट 50, उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि जो कि इजीली बन सकते थे। और देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10। पहले 50 में आपको ऑलमोस्ट 10 मिल रहे हैं, जो कि आपको बिना बुक से भी हो सकता है टिक। उसका मतलब क्या है कि दूसरे जो 40 बचे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे ना जो इजी क्वेश्चन होंगे, जो कि बुक से बन रहे हैं। इस 40 में से कुछ नहीं और आप 15 भी कर लेते हो, तो पहले 50 में ही आपके 25 हो गए। और मेरिट कहाँ पे अटका था भाई, 75 के आसपास कुछ अटका था। मतलब 50 तो आपने पहले 50 में ही ले लिए मार्क्स, 25 सही, मतलब 50 मार्क्स आपके पहले 50 में ही आ गए। बाकी मतलब इट वॉज एक्चुअली ईजी टू स्कोर दैट मच। बट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ था अगेन। यहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है नाइजर के ऊपर एमएसपी। अभी मुझे वहां पे नाइजर क्या है वही नहीं पता था, और वहां पे मैंने हिंदी क्या है वो देखा भी नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पे नाइजर का मतलब बोला जा रहा है तिल, और मैं पूरा एमएसपी पढ़ के गया था, A to Z एमएसपी का पढ़ा था, बट ये तिल मुझे पढ़ने में नहीं आया था, उधर मेरा ध्यान नहीं गया था, पता नहीं भूल गया हूँ, वट एवर इट में बी शुड बी, पर मुझे नहीं पता था। बट ये होता है, ठीक है, नाइजर के ऊपर ये लोग एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। फिर अभी देखो ये नीचे वाले स्टेटमेंट तो ईजी थे, उसमें तो कुछ था ही नहीं। तिल, तिल का तेल निकालते हैं, तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नाइजर कल्टीवेटेड इन खरीफ क्रॉप, यस, जो हम तिल होता है, नाइजर जो होता है वो हमारे खाने में आता है ज्यादातर ठंडी में, ठीक है, विंटर में।
और अगर विंटर में आ रहा है तो वो बन कब रहा होगा, बारिश में बन रहा होगा, राइट, मानसून में बन रहा होगा, और मानसून में बन रहा है उसका मतलब क्या है, ये खरीफ क्रॉप है। ये अगेन डे टू डे लाइफ, ये दोनों स्टेटमेंट तो भाई डे टू डे लाइफ से बन जा रहे थे। सिर्फ ये स्टेटमेंट में हमें नॉलेज की जरूरत थी, हमें पढ़ने की जरूरत थी, जो मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा ये गलत हुआ था। ओके, चलिए 15 मिनट हो, काफी डिस्कस कर लिया यार, 10 ही क्वेश्चन थे, बट ठीक है। मुझे बस आपको यही बताना था कि बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू होते हैं जिसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बस जो अपने जिंदगी जी रहे हो ना, उसमें ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये मूवी से भी मिल सकता है, ये आपके खाने पीने से भी हो सकता है, आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट से भी हो सकता है। बस आपको आजू बाजू देखना है अपने खुले दिमाग से, दैट्स इट। चलिए अभी हम आज के अपने क्वेश्चन के करंट अफेयर देखते हैं। इजी है, आज कुछ खास वो बताने लायक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि भाई इंडिया गैस आउटलुक के बारे में भाई बोला है कि भाई इंडिया का जो नेचुरल गैस है, क्लीनर गैस से जो एनर्जी हम ले रहे थे, उसको हम 15 तक पहुंचा देंगे बाई 2030। अभी के लिए हमारा 6% के आसपास है। फिर इंडिया का गैस का कंजम्पशन जो है वो 60% तक ग्रो करने वाला है बाई 2030। फिर इसके अंदर हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को भी ले लेते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर क्या सप्लाई करता है, तो भाई हाउस होल्ड्स को, इंडस्ट्रीज को और एसेट्रा को पाइपलाइन के थ्रू जो गैस प्रोवाइड करता है उसकी बात चल रही है, बहुत सारी जगह पे आता है। फिर गैस प्रोडक्शन है वो 35 बिलियन क्यूबिक मीटर बाई इन 2023 तक पहुंच जाएगा। उसमें से भी कृष्णा गोदावरी से हमारा 1/4% जितना आता है, मतलब कि ये 35 में से का 1/4 जो है वो सिर्फ कृष्णा गोदावरी डीप वाटर बेसिन के हम निकालते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप ध्यान रखोगे कि सबसे ज्यादा कौन से रीजन से हम गैस निकालते हैं, तो ये वाले से निकालते हैं। फिर इंपोर्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है ग्लोबली हम, और ये इंपोर्ट जो है हमारा 2030 तक डबल हो जाएगा। फिर कंप्रेस बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो भी हमारा 1% से भी कम है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, भाई लेगेसी गैस फील्ड्स है, बहुत पुरानी पुरानी गैस फील्ड्स है। फिर हाई कॉस्ट फील्ड डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां से निकाल रहे हैं ना वो उधर भी बहुत कॉस्ट हमें लग रही है, तो पहले तो ये इशू है भाई। दूसरा मोनोपोली है कि भाई गैस सेक्टर जो भी है उसको यूजुअली सब क्या ऑन कर रहा है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो स्टेट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वही ऑन करती है, वही सारे के सारे जो हमारे स्टोरेज है, ट्रांसमिशन से वो सब लेके बैठी है। फिर साथ ही साथ इंडिया के पास अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज भी नहीं है और लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी है, इसलिए हम प्राइजेस को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज में कोई अगर हमारे स्टॉक पड़ा ही नहीं है तो प्राइस अगर बढ़ जाती है डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसी रिकमेंडेशन की हम बात करें तो भाई एक ही याद रखोगे आप, किरीट पारेख कमेटी 2022, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये जो गैस है, गैस की प्राइसिंग को हमें ठीक करने की जरूरत है, दैट्स इट, उतना ही आपको याद रखना और कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर बस ये तो बकवास है कि भाई इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम लाइए, फिर इंडियन गैस एक्सचेंज है वहां पे काम कीजिए, फिर इंडिया एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कीजिए, थर्ड पार्टी को एक्सेस दीजिए, ये वो ठीक है, ये कुछ खास काम का नहीं है। ये क्रीट पारेख हमें याद रखना है। और एक आध दो डेटा भी आप याद रख सकते हैं कि जैसे 2030 तक जो डबल हो जाएगा वो याद रख लीजिए। फिर ये नेचुरल गैस की जो कैपेसिटी है उसको हम 15% कर देंगे, वो याद रख लीजिए, उतना काफी रहेगा, ये दो काफी रहेंगे। और ये काम का भी है, क्यों काम का है, तो भाई यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद गैस के साथ लिंक्ड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और पॉसिबल है कि आ जाए, क्योंकि ये जो गैस एक्सचेंज है वो भी हमने नया बनाया है और जो रिपोर्ट भी है वो भी नया है। तो पीवाईक्यू तो भले ही पुराना हो गया हो, बट ये करंट अफेयर के बेस से आ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू में भी था और करंट में भी है, तो हो सकता है कि पोटेंशियली एक आध स्टेटमेंट भी पूछ ले प्रीलिम्स में। मेंस में तो कम चांस है, बट प्रीलिम्स में पूछ ले। चले, फिर है पाम ऑयल। पाम ऑयल भाई जो भी पाम ट्री से निकलता है वो पाम ऑयल होता है, यहाँ पे देख लीजिए पाम ऑयल, तो भाई फ्रूट ऑफ अफ्रीकन ऑयल पाम ट्री से जो भी निकलता है वो पाम ऑयल होता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, क्रूड पाम ऑयल और एक है पाम कर्नल ऑयल। क्रूड पाम ऑयल होता है वो हमारे कुकिंग में यूज होता है, और दूसरा जो होता है ये कर्नल, वो नॉन एडिबल पर्पस में यूज होता है, जैसे कि कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल एसेट्रा। ये क्या होता है, तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और रिलेटिवली टेस्टलेस होता है पाम ऑयल। और इवन जो हम बाहर खाना वाना खाते हैं, कोई भी शॉप में लारी गल्ले पे खा रहे हैं, वो जो ऑयल यूज करते हैं ना वो भी पाम ऑयल ही होता है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसको हम बुरा बोलते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, फिर भी इंडिया में कंज्यूम हो रहा है। ऑयल पाम ट्रीज कहाँ से नेटिव है, तो नेटिव फॉर अफ्रीका, करंटली इंडोनेशिया मलेशिया से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, और ग्लोबल जो सप्लाई है वो भी इंडोनेशिया और मलेशिया से ही जाती है। आप देखिए 85% जितनी सप्लाई यहाँ से जाती है। आगे पाम ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया, तो भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के अंदर होता है।
98% जितना इंडिया का प्रोडक्शन ये 3 स्टेट्स ही कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 स्टेट। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है और पाम ऑयल का, और हमने इसी के लिए, हम लार्जेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना इंपोर्ट को कम करने के लिए, हमने नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम लेके आए हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, न्यूज़ में क्यों था तो भाई पिछले 14 सालों का जो हमारा इंपोर्ट है वो इंपोर्ट कम हुआ है बाई 30%। इसके ऊपर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी मैं ईयर भूल चुका हूँ बट क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पीछे डाला हुआ है एक्चुअली। और क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये रहा आपके सामने। ऑयल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर रबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और रबर भी जो होता है वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक रखता है कि वो भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के एरियाज में ज़्यादा हमें पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज, पानी ज़्यादा, इधर भी सब कुछ सेम टू सेम है, तो हो सकता है पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और ये सही लगा ना तो मुझे बताना कि भाई क्या ये मुझे करना चाहिए कि जो क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग, मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं थी, वैसा मैं कभी कभी आपको बताता रहूँ। हम वैसे वही कर रहे हैं, प्रीलिम्स बेस्ड जितना भी आता है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओ। कोई ऐसा ट्रिक ब्रिक नहीं कि भाई ये एक्सपेक्टेड है, ये पढ़ लो हो जाएगा, नहीं। अगर आता है तो सॉल्व कैसे हो सकता है, दैट्स इट। और मैं आपको हॉट टॉपिक्स भी बता रहा हूँ पीवाईक्यू से लिंक करते हुए, और वो भी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पे भाई फ्रांस के बारे में बताया गया है कि इंडिया फ्रांस की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। अपने जो मोदी भैया हैं वो अभी अभी गए थे फ्रांस, और मीटिंग की थी मैक्रॉन के साथ, और फिर हमारे कुछ कुछ आउटकम्स निकले हैं। फिर फ्रांस से होते हुए हम यूएस गए हैं, यूएस से हालांकि हम आज वापस भी आ गए हैं, बट फिर भी तो यहाँ पे फ्रांस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस की लोकेशन से देख लेते हैं भाई कहाँ पे है। तो ये देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के पड़ता है, ये कॉर्सिका भी फ्रांस का ही है, वॉट एवर हैपन्स इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। फिर भी फ्रांस का दूसरा हम देख ले तो यहाँ पे हमारा पड़ता है वॉस्जिस माउंटेन, यहाँ पे एल्स माउंटेन पड़ता है, यहाँ पे ये जो छोटा सा ना एंडोरा और ये वाला रीजन, यहाँ पे हमारा पायरेनीज पड़ता है। ये हमने बहुत बार किया हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, चलो ना। पायरेनीज, यहाँ पे हमारा पड़ता है वॉस्जिस, यहाँ पे हमारा पड़ता है एल्प्स, यहाँ पे हमारा पड़ता है सेंट्रल, और बस इतना ही है, काफ़ी है। यही है माउंटेन रेंजेस। यूपीएससी ने 2024 में ये वॉचेस पूछी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अभी फ्रांस के बारे में देख लेते हैं भाई क्या था यहाँ पे। तो भाई इंडिया ने बहुत सारे ट्रीटीज, छोटे मोटे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी किया है कि इसके अंदर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कनेक्टेड। स्मॉल कौन होते हैं तो भाई जिसकी कैपेसिटी 300 से कम हो वो स्मॉल होता है। और फिर एएमआर मतलब एडवांस वाला, क्या मतलब नई डिजाइन वाला, नई कुछ जनरेशन वाला, नई टेक्नोलॉजी वाला। फिर इंडिया फ्रांस इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेशन किया है। इसमें हम क्या करेंगे तो भाई इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको बचाने वाले बात करेंगे कि भाई पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करना है, क्लाइमेट के ऊपर काम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बकवास, मतलब वही करना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार ये इंडो पैसिफिक में फ्रांस कैसे आ गया, तो फ्रांस देखो कॉलोनी मतलब कॉलोनी बनाता था, ठीक है, जैसे ब्रिटिश राज करता था बहुत सारे देशों पे, वैसे फ्रांस भी करता था। तो फ्रांस की भी बहुत सारी टेरिटरीज है इंडियन ओशन के अंदर, इसलिए आया गया है। अभी मुझे हमने ना पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ एक इंडियन टेरिटरी, इंडियन ओशन में जो फ्रांस की टेरिटरी ना, वो उसका नाम बताना, बहुत फेमस है और हमने पढ़ा भी हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ओके, फिर हमने भी इनोग्रेट किया है कंसुलेट इन जनरल मर्सिल, मतलब फ्रांस के अंदर ही हमने कंसुलेट बनाया है। फिर भाई सपोर्ट इंडिया परमानेंट सीट, फ्रांस क्या करता है इंडिया के लिए, तो भाई इंडिया की परमानेंट सीट यूएनएससी के लिए सपोर्ट करता है। यूएनएससी हमने बात की हुई है बहुत बार। फिर डिफेंस कॉपरेशन, स्कॉर्पियन सबमरीन ये बना रहा है हमारे साथ। फ्रेंड एक्स डिफेंस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। फिर यूरो ड्रोन मेल प्रोग्राम, इसमें भी ये हमारा साथी है, इन्होंने ही हमें एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था यहाँ पे। फिर भाई मिलिट्री एक्सरसाइज में वरुण, ला पेरमोस, नॉट पेरमोस एक्चुअली, ला पेरोस, ओके। फिर टेक्नोलॉजी में ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, उसमें भी दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों दूसरी कंट्रीज भी है बट इंक्लूडेड है ऐसा इन शॉर्ट। फिर इंडिया क्यों जरूरी है, तो भाई 7 कंट्रीज है, उसमें से इंडिया भी हमारे साथ ही, मतलब सबका सपोर्ट देता है, और सब एक साथ मिलकर बना रहे हैं लार्जेस्ट टोकामैक। टोकामैक क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, वो हम जो जनरेट करते हैं ना, वो फिजन करके जनरेट करते हैं, फिजन। तो उसके जो 2 एटम होते हैं ना उसको दूर करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है ना उसको हम लेते हैं। बट यहाँ पे हम टोकामैक में करते हैं फ्यूजन पावर जनरेट।
फ्यूजन मतलब वो दो एटम होते हैं उनको हम मिलाते हैं, एक कर देते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है वो फ्यूजन एनर्जी होती है। सन के अंदर जो हमारा होता है ना वो फ्यूजन होता है, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होता है वो फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बस ये टोकामेक क्या है, तो वो फ्यूजन एनर्जी जनरेट करने की चीज है, कुछ हमने पढ़ा हुआ है वैसे ही, बट अभी मैं बताऊंगा तो अलग टॉपिक हो जाएगा एकदम ही। फिर भाई इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 सेलिब्रेट करने की भी बात की है। हम दोनों का ट्रेड देख ले तो 15 बिलियन के आसपास है। यस, खत्म। और ये हाँ लोकेशन तो मैंने आपको बता दी, राइट, ये भी मैंने बताया ना, ये बे ऑफ बिस्के है, हाँ अपना बिस्के। और यहाँ पे कौन सा सी पड़ता है, तो भाई सेल्टिक सी पड़ता है, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये सेल्टिक सी वाला एरिया है, सेल्टिक सी। फिर ये पायरेनीज एल्प्स, हाँ मैंने माउंटेन तो बता दी है। ये वाला क्या है, ये भाई जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, अगर आपको पता है ना तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे पता ही होना चाहिए यार, बहुत बार बताया, बट बताना। और ये भाई मेडिटेरियन सी है पूरा का पूरा, तो इसकी भी हमारी कंट्रीज कौन कौन, सॉरी कंट्रीज क्या, हमारे कौन कौन से सी आते हैं, तो भाई ब ला, ये वैसे आधा ही दिया गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ब ला टी आई सी आई। पहला हमारा आता है अल्बोरान, फिर बेरियाटिक, फिर लिगुरियन, फिर आयोनियन, सॉरी आयोनियन क्या भाई, अपना एड्रियाटिक, और यहाँ पे आता है एजियन। फिर नीचे हम आते हैं तो तिहिरियन, आयोनियन और क्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अंडर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर अलेज्ड ऑब्सेंस रिमार्क ऑन शो। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। देखो, हो सकता है कि आपको पता चल गया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी ना एक शो चलता था, वहां पे कोई कोई जो कॉमेडियन है, बड़े बड़े कॉमेडियन, वो मजाक मस्ती करते थे, बट गाली गलौच वाली मजाक मस्ती करते थे। आई हैवंट सीन एनी एपिसोड येट, बट मैंने इंस्टाग्राम में बहुत बार देखा हुआ है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। देखो क्या होता है, अभी हमें पता है जो फोन यूज करते हैं वो कौन से यूजर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे ज्यादा फोन छोटे लोग यूज कर रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल्स में अभी अभी आए हैं वो सब, या फिर जो टीनेजर्स है, राइट, अभी उनके पास भी ये मोबाइल की एक्सेस है, उनको ये सब देखने को मिल रहा है। आप सोचिए अगर कोई छोटा 10वीं क्लास का लड़का है, 8वीं का लड़का है, और वो सब ऐसे शो देख रहा है, वो उससे क्या ही सीखेगा, मतलब कितना ही सीखना तो दूर है, ऊपर से उसका डाउनग्रेड हो जाएगा, ऊपर से जो वो है वो भी चला जाएगा। और जो लोग वो शो चला रहे हैं वो सबकी उम्र भाई 30-35 प्लस है, और जो देख रहे हैं उनकी उम्र भाई, उनकी उम्र हम देखें तो भाई अप्रोक्सीमेटली 15 से 25 वाला एज ग्रुप है। इनको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, और ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब उनको वही चीज आ रही है तो वही वो कर पाए हैं और कुछ कर नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कॉमेडी करना बुरी बात है, बट वो कॉमेडी से आप अगर समाज का बुरा कर रहे हो तो वो गलत बात है। और अभी ये देखो, ये भी नहीं आता है, मैंने देखा था, ये ऑफ द टॉपिक हम बात कर रहे हैं, बट मैंने देखा था कि बड़े बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार तो आपके बच्चे को फोन मत दो, वो ऐसा बुरा देख रहे हैं तो आप उसे फोन क्यों दे रहे हो। आप जेन्युइनली बताएं, इज इट पॉसिबल टू डू सो? ऐसा नहीं हो सकता है। सबके पास अभी फोन है और सबके पास फोन की एक्सेस भी है, इंटरनेट भी है, तो ये नहीं हो सकता है। हम क्यों जो तंबाकू और जो शराब की ऐड करते हैं वो एक्टर को गरियाते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते ना कि आप मत पियो भाई, उसे ऐड करने दो, हम उसको गरियाते हैं कि यार ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं। इसलिए ये चीज गलत है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। और ये जो भी एक्शन लिया है पुलिस ने वो एकदम ही सही किया है, ऐसा होना ही चाहिए। बिकॉज आप अगर फेमस हो तो आपके कुछ एथिक्स बनते हैं, कुछ एटिकेट बनते हैं जो कि आपको अदर करने चाहिए। अमिताभ बच्चन जी का अगर बिहेवियर खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, उनको जो देखने जाते हैं वो लोग हजारों में होते हैं। आप पूरे के पूरे देश के ऊपर ये इम्पैक्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये आपको सूट नहीं करता है, राइट। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन भी हुआ और पुलिस ने उन सबके ऊपर एफआईआर फाइल हुई है। अभी देखिए, डेफिनेटली आपको पता होगा, राइट, ये क्या सीन हुआ है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। तो भाई एफआईआर किस में फाइल हुई है, तो ऑब्स्सेनिटी डिफाइन करने के लिए कि भाई आप जो ये कर रहे हो बाय वर्ड्स, एक्शन, गेस्चर, उसको हम देखते हैं कि अगर वो गलत है तो आपके ऊपर भाई कंप्लेंट फाइल हो सकती है, जैसे लीगल टर्म में। ओके इसके लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, कि कोई भी ऐसा काम जो कि वुमन की डिग्निटी को वायलेट करता है या फिर स्कैंडलाइज करता है तो उसको हम अंदर ला सकते हैं। फिर यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट,
फिर ये भाई अगेन रेस्ट्रिक्ट करता है ऐसे कोई भी पब्लिकेशन को जो कि माइट करप्ट करे या फिर अडल्ट्रेट करे चाइल्ड या फिर यंग के पर्सन के माइंड को। यस डेफिनेटली, हमने पबजी के ऊपर भी बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि वो सही नहीं कर रहा था, और ये तो उससे भी बकवास है भाई, ये मतलब एकदम ही लास्ट लेवल। फिर जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन हम देखें ऑब्सनिटी का, तो भाई खुशबू वर्सेस कनिमल वर्सेस एंड अदर्स, जहाँ पे भाई बोला गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपके जो भी राइट्स होते हैं उसमें बैलेंस रखने की जरूरत है कि आप क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या सोशियली मोरल स्टैंडर्ड्स हैं। आप गाली गलौज पब्लिकली नहीं कर सकते हो। सेम चीज अगर ये सोशल मीडिया पे हो रही है तो वो भी पब्लिक ही है, तो वो नहीं ही कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई आवाज आ रही है क्या? मुझे बस कमेंट में बताइएगा। तो सुबह से आ रही है, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, बट फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई जाने दो, ये खत्म नहीं होगा। चलिए, एथिकल इश्यूज क्या क्या है भाई इसके? तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है आपके पास, साथ ही साथ ऑब्ससिनिटी के रूल्स भी हैं। जैसे कि हमारा बीएनएस एक्ट, जहाँ पे बोलते हैं हम सेक्शन 294 और 296 के अंदर कि भाई आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, वेदर आप बोल के करो, एक्शन से करो, कुछ भी करो, देयर शुड बी सम रेगुलेशन। फिर भाई बहुत सारे हमारे जजमेंट आ चुके हैं। सबसे पहला है अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जहाँ पे अगेन बोला था कि भाई जरूरी नहीं कि एक कम्युनिटी के लिए कोई ऑप्शन ऑप्शंस हो वो दूसरे के लिए भी हो। ऑप्शंस नहीं, सॉरी, ऑप्सीन। ठीक है, किसी एक के लिए ऑप्सीन हो वो दूसरे कम्युनिटी के लिए हो, वो नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे कम्युनिटी को डिमार्केट किया था हमने। दूसरे में सेंसरशिप वर्सेस आर्टिस्टिक फ्रीडम, यहाँ पे बोला था कि भाई आपका आर्ट है, कोई भी तरीके का आर्ट हो, उसमें भी कुछ पब्लिक मोरालिटी और उसके साथ प्रोटेक्शन होना जरूरी है। मतलब बहुत सारे पेंटर्स होते हैं वो न्यूड पेंटिंग्स बनाते हैं, वो न्यूड पेंटिंग अलाउड है, बट यही चीज अगर आप पब्लिकली करोगे और ऐसा बोलोगे कि भाई मेरा जो मॉडल है वो पब्लिक में न्यूड होगा और मैं पब्लिक में ही इसकी फोटो बनाऊंगा, तो ये कैसे चलेगा? तो इसीलिए आपको पब्लिक मोरालिटी को देखना होता है। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल था मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे केस, जहां पे अगेन यही बात बोली थी कि भाई न्यूडिटी अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑब्सिनिटी या फिर ऑब्सिनिटी। आप दोनों प्रोनाउंस कर सकते हो, वो फिर वही हो जाएगा कि ब्रिटिश अमेरिकन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन क्या क्या है भाई? क्लियरली डिफाइन करो कि भाई क्या ऑब्सिनिटी होती है, नहीं होती है, क्या हार्म प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन ऑफ हार्म प्रिंसिपल क्या हो सकता है, ये एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल एथिक्स में आता है। फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है और कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर, आपके लिए भी ना ऐसा स्टैंड होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, आप पास हुए हो और इंटरव्यू में आपके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका इस चीज के ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हो इसके ऊपर। तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलके कुछ जो भी एमएलए या फिर एमपी कन्विक्ट हो रहे हैं ना, उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दे। देखो सबसे पहले नीचे आ जाता है, वहां से ही आपको समझ में आएगा। ये वाला देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये इंडिया की हमें बुरी तस्वीर दिखाता है। क्रिमिनलाइजेशन मतलब क्या है? गुनाह होना, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, और ये जो कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, और यही क्रिमिनल्स जब पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर पॉलिटिक्स में आने लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देख लीजिए, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, आपको क्या लगता है कितने पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे? यू विल शॉक्ड टू नो द डेटा। ये डेटा 22 का है शायद, नया अभी तक नहीं आया है। एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, हमारे इंडिया में 453 एमपी है 24 के अंदर। और हाँ, ये न्यू डेटा है भाई, सॉरी, ये न्यू डेटा है। 453 एमपी है और उसमें से 251 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। मतलब वो ऑलरेडी दोषी है, मतलब चार्जेस लगे हुए हैं, दोषी साबित हुए या नहीं हुए हो, बट इन शॉर्ट क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और इसमें से भी 31%, 171% ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस है, रेप के चार्जेस, मर्डर के चार्जेस, किडनैपिंग के चार्जेस। अब सोचिए, फिर भी हम इन लोगों को वोट दे रहे हैं। अभी ये किसकी ना समझी हुई, जो लोग खड़े हो रहे हैं उनकी या फिर जो वो उनको वोट दे रहे हैं उनकी? ये हमें बहुत ही जरूरी है चेंज लाना। एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पीपल ऑफ इंडिया, वी शुड नॉट वोट दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर वो हमारा भाई भी क्यों ना हो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। भाई चांसेस ऑफ विनिंग, और देखिए, क्रिमिनल कोई है जो कि अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसके चांस ऑफ विनिंग कितने होते हैं? 15%। और उसी जगह पे कोई अगर प्लेन बैकग्राउंड वाला खड़ा हो रहा है, मतलब जिसके कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके विनिंग चांसेस कितने होते हैं? 4%। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हम जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनका थोड़ा-सा ऐसे समझ लीजिए कि भाई नाम है अपने एरिया में और पीपल उससे इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे हम मूवी में नहीं है कोई विलेन होता है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ भाई पर्सन पावरफुल है, ये कुछ कर सकता है। लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये कुछ करेगा, करो वोट इसको और कुछ करे या ना करे, हमारी कास्ट के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए तो ज़रूर करेगा, उसी के लिए वो वोट देते हैं और फिर वो देश को और खराब करता है, दैट्स इट और कुछ भी नहीं होता है। यूपी, बिहार, एमपी उसका खराब होने का अभी तो चलो बेहतर है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी, बिहार, एमपी का खराब होने का कारण सबसे बड़ा कारण क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ही है। क्योंकि वहां पे जो क्रिमिनल्स थे पॉलिटिक्स के अंदर वो रेशियो एक टाइम पे 80% का 70-80% के आसपास चल रहा था। मुझे अभी पुराना है याद नहीं है बट इन शॉर्ट वो चल रहा था। और आप सोचिए अगर आपकी पॉलिटिक्स में इतने सारे क्रिमिनल्स हैं तो आपका देश कैसे ही चल पाएगा, आपका स्टेट कैसे चल पाएगा। वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या है भाई, क्या करेंगे अगर क्रिमिनल आएंगे तो ब्लैक मनी का यूज करेंगे, डेफिनेटली उनका पैसा किधर से आ रहा है किसे ही पता। और फिर ये क्रॉनी कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा देगा। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि कोई बिजनेसेस है, उसके कोई पॉलिटिशियन के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस अपने इसी रिश्ते का फायदा उठाता है अपने चांसेस के लिए कि मेरा भी बिजनेस और कैसे बढ़ जाए। इट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। फिर भाई सोशल, ये कल्चर ऑफ वायलेंस, सोशल डिसहार्मनी को प्रमोट करेगा। और ये पॉलिटिक्स में फ्री भी, रेवड़ी कल्चर मतलब फ्री में देना, बिजली पानी ये सबको प्रमोट करेगा। ब्राइबरी देगा वोट के लिए, अभी भी होता है ना कि बहुत सारी जगह पे दिया जाता है कि भाई आपको फ्री में दारू पिला देंगे, वोट हमें दे देना, और दे भी देते हैं लोग। यही सबसे बुरी बात है। आगे फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और गुड गवर्नेंस को भी ये अंडरमाइन करेगा। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला गया था कि रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लेते हैं। तो एडीआर 2002 का केस, जहाँ पे हमने मैंडेट किया था कि भाई हर एक जो भी आ रहा है, जो भी क्रिमिनल है उसके रिकॉर्ड्स पब्लिश होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन के अंदर। फिर लिली थॉमस में हमने बोला था कि कोई भी ऐसा है जिसको ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं और वो प्रूव हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुका है, तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड होगा। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में हमने बोला था कि भाई जितनी भी पॉलिटिकल हमारी पार्टीज है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा कि कौन कौन से उसकी पार्टी में लोग हैं और किन किन के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। आप अगर चाहते हो ना कि आप जो भी पार्टी को वोट कर रहे हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, ABC पार्टी, एक बार जाके उसका बस रिकॉर्ड देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने खुद देखा हुआ है, सारी पार्टी बकवास है। एक बार रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके एरिया से ही खड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं। और एक दो नहीं लगे होते हैं, बहुत सारे लगे हुए होते हैं कि चलो एक हम मान ले कि झूठा होगा, 10-15 तो झूठे नहीं होंगे, राइट। तो आप देख लीजिएगा, एक बार ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आपको मिल जाएगा। चलिए, बोला क्या गया था भाई, PLI को चैलेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हमने बताई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट 1951, जो कि बोलता है कोई भी पर्सन है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो इमीडिएटली उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और इवन आफ्टर दैट 2 साल की सजा होगी, उसके बाद भी 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। चलिए, अभी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया है तो उसको हम देख लेते हैं, पीछे मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। देखो, 2 एक्ट है, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया 1951, दोनों अलग अलग है। तो भाई आप कोई भी एक याद रखिए एकदम अच्छे से, दूसरा हल्का फुल्का याद रख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इतना काफी होगा। बट हाँ, मेंस में पूछा जाएगा तो आपको जरूरी होगा, दोनों वैसे याद रखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले 51 को देख लेते हैं। तो भाई इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, फिर इलेक्शन ऑफेंसेस को देखना, डिस्प्यूट को देखना, बाई इलेक्शन को देखना, फिर जो पार्टी है उसके रजिस्ट्रेशन को देखना, फिर उसमें जो MP MLA आते हैं उसका क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिस्क्वालिफिकेशन को देखना, फिर डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है तो करप्ट प्रैक्टिसेस को देखना, और फिर जनरल इलेक्शन कम होंगे उसकी नोटिफिकेशन देना। और ये सब कुछ जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है कंडक्टिंग इलेक्शन की, इनको देखना। ये सब 51 में आता है। इसको बस आपको एक लिंक में पकड़ना है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए क्या होता है, कोई भी मशीनरी तो चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन की कौन आएगा कैसे आएगा, उसका जो भी हमें सब डिस्कस करना है, वो दूसरा आ जाएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके अंदर कौन खड़ा रहने वाला है, मेंबर्स खड़े रहेंगे। तो वो यहाँ पे आ जाइए, क्वालिफिकेशन ऑफ MP और MLA, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आया तो उसके ही नीचे लिख दीजिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA। फिर MP और MLA मिलके क्या बनाते हैं, तो भाई पार्टी बनाते हैं, तो भाई रीजन पार्टीज रजिस्ट्रेशन ऑफ
पार्टी। फिर ये पार्टी के अंदर क्या हम इंसर्ट करने वाले हैं कि भाई करप्ट प्रैक्टिस ना हो तो करप्ट प्रैक्टिस। फिर इनका इलेक्शन देखना है हमें, इलेक्शन ऑफेंस, डिस्प्यूट। फिर एक सेकंड यहाँ पे छूट गया कोई, इलेक्शन डिस्प्यूट, ओके, और राइट, इलेक्शन कब होगा उसकी नोटिफिकेशन, दैट्स इट, खत्म। तो ये सब आता है हमारा 1951 के एक्ट में। 51 में, सॉरी 50 में क्या आता है अभी, तो 50 में देखें तो भाई कौन सी सीट्स मिलेगी उसका एलोकेशन करना, फिर हाउस का डायरेक्ट इलेक्शन को बताना, जो भी सीट्स आ रही है डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर, फाइलिंग ऑफ सीट्स उसको बताना, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसको बताना, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, यहाँ पे था क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर और यहाँ पे है क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए, दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एमपी एमएलए की बात है, यहाँ पे वोटर्स की बात है। फिर इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करना, फिर इलेक्शन कमीशन को पावर देना टू डू डिलिमिटेशन अप टू डेट, और फिर सीट्स को अगेन एलोकेशन करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सेम डिलिमिटेशन काउंसिल्स का, और फिर इलेक्टोरल कॉलेज रेडी करना काउंसिल की। यहाँ पे जो है ना वो यूजुअली बात होता है पीपल का, जो वोट हो रहा है उसमें पीपल खड़े रहे, मतलब जो भी उसका चाहिए क्वालिफिकेशन, जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब काउंसिल हो या फिर पार्लियामेंट हो उसकी सीट कैसे होगी वो सब। जबकि यहाँ पे बात होता है कि इलेक्शन हो रहा है और जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शन में जो खड़े रहे उसकी बात चलती है, रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है। बाकी इसमें कुछ समझाना नहीं है इसलिए समझाने नहीं रहा हूं मैं। हाँ एक चीज है भाई, डिलिमिटेशन क्या होता है अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी मुझे काफी लेट हो गया है बनाते हुए, डिलिमिटेशन नहीं बताता हूँ, बट इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखिए, हो सकता है आपको पता ही होगा, पॉलिटी आपने पढ़ लिया होगा, तो बस स्टेट की बाउंड्री को डिसाइड करना मतलब डिलिमिटेशन करना, दैट्स इट। स्टेट की बाउंड्री मतलब फिजिकल बाउंड्री नहीं, जो भी सीट्स में खड़े रहे ना पर्सन उसकी बाउंड्री, इसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी उसकी। चलिए हटाते हैं, किधर थे हम, हाँ ये वाला। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्री इलेक्शन फ्रीबीज हम बांटते हैं ना उसको खत्म करिए। फ्रीबीज मतलब क्या है, अभी देखो आरबीआई ने डेफिनेशन बताई है, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स सच एज दैट प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। पब्लिक वेलफेयर के मेजर्स क्या क्या होते हैं, पानी देना, रोटी देना, मकान देना, और ये हम फ्री ऑफ चार्ज में देते हैं, तो ये हो गया फ्रीबीज, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कोई डेफिनेशन दी है, नहीं, कोई भी नहीं डेफिनेशन दी है। यूपीएससी पूछेगा तो उधर कंफ्यूज मत होना, आरबीआई ने बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला है। अभी मुझे बताइए, कोई भी गवर्नमेंट है अगर वो फ्री में सब चीजें बांट रही है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देश खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, देश की समझ लीजिए इनकम है 100 रुपए, देश को खर्चा करना किसके ऊपर करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि भाई कुछ बस स्टेशन बनाए, कुछ रोड बनाए, कि जिनके यूज करते हुए इन फ्यूचर पैसा आएगा, रिटर्न आप कमाओगे। और उसी टाइम पे देश खर्चा कर कहाँ पे रहा है कि भाई हम फ्री में बिजली दे देते हैं, हम फ्री में पानी दे देते हैं, फ्री में बस दे देते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। कोई पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, XYZ कुछ भी हो, हर एक पार्टी ये करती है। हालांकि वो हार कहाँ पे रहे हैं उसके मैटर है, अगर हारेंगे तो सब करेंगे। तो भाई इन शॉर्ट आप फ्री में जब तक बांटोगे तो आपका रेवेन्यू आएगा नहीं, ऊपर से ये तो एक बार का खर्चा है ना, ये तो एक बार आपने दिया फिर दूसरे महीने दूसरी बार देना है। जबकि ये जो कैपेक्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो तो एक बार करना होता है, दूसरी बार नहीं करना होता, दूसरी बार से रिटर्न आता है। तो इसीलिए ये क्या होगा, जो आपका पैसा होगा ना वो फालतू खर्च होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही साथ जो हम कमाते हैं वो भी ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा हमारा ही कमाई है, इसमें भी हमारा होता है बहुत सारा उधार, बोरो किया हुआ रुपया, और वो बोरो किया हुआ रुपया हम फ्री से फ्री में बांट दे रहे हैं, तो देश कैसे चल पाएगा। इसीलिए बहुत सारी जगह पे रिसेंटली हमने देखा गया है, स्पेशली कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे उनके एरियाज में, कि उनका डेट जो है, उनका जो उधार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, देखिए फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है, जैसे कि पंजाब ने फेस कर रहे हैं वो स्पेंडिंग ऑन फ्रीबीज, सॉरी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं ड्यू टू एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन फ्रीबीज, ठीक है। सॉरी फॉर ट्रंक स्लिप, आगे देखते हैं। फिर डेवलपमेंट पे डिरेल हो जाएगा, एनवायरमेंट हार्म होगा, एनवायरमेंट हार्म में तो भाई सीएजी की रिपोर्ट है कि भाई पंजाब के एरिया में ही हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वही वजह से लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो मोटर ज्यादा चलेगी, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा चल रही है तो जो ग्राउंड में पानी पड़ा हुआ है वो भी ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि फार्मर को लग रहा है फ्री में ही पड़ा हुआ है, करो यूज, क्या ही फर्क पड़ता है, 10 घंटे भी भले ना मोटर चालू रहे। फिर आगे ये वीक कर देगा अपनी इंस्टीट्यूशंस को भी,
जैसे कि भाई ये एक कमेटी की रिपोर्ट थी, एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट, कि फ्री में पावर देना और लोन वेवर दे देना बैंक की और डिस्कॉम की हालत को खराब कर देता है। पावर डिस्कॉम का आएगा और लोन वेवर बैंक का आएगा। बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही इलेक्ट होती है ना, वो तुरंत ही बोल देती है कि भाई हमारे एरिया में जो भी फार्मर्स आ रहे हैं उन सबकी लोन माफ करते हैं हम। अभी लोन तो आप माफ कर दोगे, बोल दिया गवर्नमेंट ने माफ कर देंगे, पर उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? बैंक के ऊपर आएगा। अभी आप सोचिए, बैंक का तो असेट था ना, बैंक ने जो लोन दे रखा था उसका वो असेट था। अभी आपने वो एसेट ही हटा दिया तो बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी ना। इसलिए फ्री लोन बांटना, फ्री लोन का वेवर देना वो भी खराब है। इसका ना रिसेंट एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से स्टेट में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे। वहां पे जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती, मुझे याद नहीं रहा स्टेट, उन्होंने तुरंत ही फार्मर की लोन्स को वेव कर दिया और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? बैंक के ऊपर। तुरंत ही बैंक के जो भी शेयर थे ना वो गिर गए। ये पता चलता है कि भाई कैसे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें करना चाहिए। तो बैलेंस अप्रोच लानी चाहिए, फ्री न बांटते हुए हमें हेल्थ, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए, अपने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को और पार्लियामेंट्स को, डिबेट को। फिर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी को हमें बढ़ाना चाहिए, स्पेशली इंक्रीज इलेक्शन कमीशन रोल इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल मैनिफेस्टोज। यस। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है फ्रीबीज के? पॉजिटिव अगर पूछा जाता है तो जो जो वीकर सेक्शन है, जिसको एक्चुअली पैसे की ही जरूरत है, उनको चाहिए ही नहीं, उनको पैसा मिल जाएगा। कंजप्शन हमारा इंक्रीज होगा। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं और आप फ्री भी दे देते हो तो पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इमीडिएट क्राइसिस जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। समझ लीजिए जो कोविड-19 था, उस वक्त आप बोलोगे फ्री भी मत दो तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सबको पैसे की ही ज़रूरत थी। माइग्रेट जो भी लेबरर्स थे उनके पास पैसा था ही नहीं, उनके पास खाने का भी पैसा नहीं था, तो फ्री भी तब ज़रूरी थी। और उस वक्त हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही थी कि हमको भाई हेल्थ में पैसे की ज़रूरत है, सेंटर से ही पैसा नहीं आ रहा है। इट वॉज सच अ रबिश स्टेप, बट ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। और देखो, मैं ये जो स्टैंड ले रहा हूँ ना, ये स्टैंड लेना आपको भी आना चाहिए और विथ लॉजिक आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई सिविल सर्वेंट बन रहे हो और एज अ सिविल सर्वेंट आपकी एक पर्टिकुलर सोच होनी ज़रूरी है और वो सोच अच्छी होनी ज़रूरी है। तभी आप जाके कोई अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बुरे और अच्छी बातें पता चल रही है तो ही तो आप जाके आगे काम कर पाओगे। वरना तो आपकी अथॉरिटी आपको जो भी बोलेगी, आपके जो सुपीरियर होंगे वो बोलेंगे कि भाई ये सही है, तो आप मानोगे हाँ सही है, ये गलत है तो ये गलत है, और आप एक करप्ट ऑफिसर बन के रह जाओगे, जो कि सही नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मनी, डू नॉट प्रिपेयर फॉर मनी। सिविल सर्विस इज नॉट फॉर मनी। चलिए, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ब्रह्मोस के बारे में आपको पता है, इंडिया रशिया ने साथ मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस किस लिए है? तो ब्रह्म फॉर ब्रह्मपुत्र, मॉस्को फॉर मॉस्कोवा। ये मॉस्कोवा रशिया की रिवर है। ये न्यू नेक्स्ट जनरेशन मतलब इसकी हमने रेंज बढ़ा दी है। अभी के लिए इसकी कैपेबिलिटी की हम बात करें तो ये 3.5 मैक तक चल सकती है। 1 मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। फिर उसके ज़्यादा भी जितना बढ़ता जाओ, मतलब ये 3.5 मैक है तो मतलब साउंड की स्पीड से 3.5 टाइम्स ज़्यादा है ये। फिर इसकी रेंज 290 है, हालांकि एक्सटेंड हो जाती है 450 तक। वैसे भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो 600 तक हो जाती है। फिर आगे देखते हैं। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो भाई फिलीपींस को हम कर भी चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। और ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसके ऊपर 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर स्टारलिंक देखते हैं। स्टारलिंक क्या है? तो भाई स्पेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक पूरी लिंकेज बना देनी, स्टार जैसा बना देना, यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना उसके जैसा। तो ये स्टारलिंक है। ये कौन कर रहा है? तो ये स्पेस एक्स कर रहा है, स्पेस एक्स, एलन मस्क। ठीक है, ये सच अ विजनरी पर्सन एंड पावरफुल पर्सन। चलिए हटाइए। बट एथिकल तो भाई है या नहीं है वो अलग बात है। वो न्यूरालिंक चलाते हैं और न्यूरालिंक एकदम ही बकवास प्रोजेक्ट है फॉर ह्यूमंस। हटाइए, उसके अच्छे भी बात है, इसलिए हम प्रॉपर स्टैंड नहीं लेते हैं। पर ये क्या करने वाले हैं? तो अर्थ के 550 किलोमीटर अबाव ये लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अप्रोक्सीमेटली कोई नंबर भी था कि इतनी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, स्टारलिंक ने भाई सैटेलाइट भूटान के यहाँ पे अवेलेबल करवा दी है। इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये सैटेलाइट की एक्सेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्टारलिंक डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, आपके मोबाइल से सैटेलाइट को जोड़ सकता है, कोई भी टावर ना हो तो भी चलेगा, इसीलिए यहाँ पे नो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड।
इवन यूक्रेन के टाइम पे जब वॉर चल रही थी तो यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने एलन मस्क से हेल्प मांगी थी, बाकायदा हेल्प, कि भाई हमारे यहाँ पे टावर सब गिर चुके हैं, आप प्लीज हमें स्टारलिंक की एक्सेस प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन जारी रहे। और एलन मस्क ने करवा भी दिया था। ये बताता है कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो बड़ी से बड़ी कंट्री भी आपके सामने झुक जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ये किसका रिपोर्ट है? तो इट इज रिपोर्ट ऑफ नोडल फिशरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। फिशरीज एनिमल्स डेयरिंग, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अरेबियन सी के अंदर हमें एक नया फिशरीज का ग्राउंड मिला है, तो आप जाके उधर फिशिंग कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है और उसके एडजॉइनिंग एरिया में हमें पड़ता है। मरीन इंजीनियरिंग डिवीजन अंडर एफएसआई, ये मेंटेन डीप सी फिशिंग वेसल्स को देखने का काम करता है। ओके, ये काम का नहीं है आपके लिए। और इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो एस्टैब्लिश एज डीप सी फिशिंग स्टेशन प्रोजेक्ट, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। हटाइए, कुछ भी काम का नहीं है खास। फिर है पारस 2, तो ये स्पेक्ट्रोग्राफी हमारे लिए तैयार करके देता है। इन शॉर्ट क्या है? ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ एट माउंट आबू टेलीस्कोप। ये क्या करता है? तो जो स्पेस के अंदर हमें अलग अलग चीजें दिखती है ना, ये हमको इजीली दिखाता है, विजिबल लाइट में दिखाता है। जैसे कोई एक लाइट है, उस लाइट को हमें विजिबल करवाएगा और अलग अलग लाइट की उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, दैट्स इट, ताकि हम उसको समझ पाए, देख पाए, उसकी प्रॉपर्टीज को एनालिसिस कर पाए, एक्सेट्रा। फिर ये क्या देखा है? तो भाई पारस डिस्कवर्ड अ न्यू डेंस एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट इन्होंने पहला डिस्कवर किया है, पहला तो नहीं, बहुत सारे हैं, बट इन्होंने डिस्कवर किया है नया। अभी भाई एक्सोप्लैनेट क्या होता है? ये हटा देना, हाँ, ये कुछ काम का नहीं है। एक्सोप्लैनेट मतलब हमारा जो सन है उसके आजू बाजू हम घूम रहे हैं, तो हम प्लैनेट हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरे प्लैनेट स्पेस में हो सकता है ना, कोई दूसरे स्टार के आजू बाजू घूम रहे हो, तो वो है हमारा एक्सोप्लैनेट, ठीक है। तो जो भी ऐसे प्लैनेट जो कि किसी और ऑब्जेक्ट को आजू बाजू घूम रहे हैं, कोई और स्टार के आजू बाजू घूम रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं ऑर्बिट में, तो वो एक्सोप्लैनेट हो जाएंगे। चलिए, फिर है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई 1921 में ये बनी थी मॉन्टेग्यू काउंसिल ऑफ रिफॉर्म के द्वारा। ये हर साल कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द रूल ऑफ 308 रूल्स प्रोसीजर कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा। इसके अंदर याद क्या रखना है कि मिनिस्टर जो भी होता है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। अपॉइंट इसको कौन करते हैं? लोकसभा, तो भाई स्पीकर करते हैं। और ये रिव्यू करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को, अप्रोप्रिएशंस को बाय पार्लियामेंट। इन्होंने भाई रिसेंटली बताया था जो टोल टैक्स रूल है उनको रिव्यू करने की जरूरत है हमें, दैट्स इट। चलिए, फिर मिशन अमृत सरोवर, तो इसके अंदर हम 75 अमृत सरोवर मतलब कि तालाब बनाएंगे इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री 75 अमृत सरोवर मतलब कि तालाब, और टोटल कितने बनाएंगे? तो टोटल 50,000 बनाएंगे, ठीक है। तो यही है इस मिशन का। अभी तक कितने बन चुके हैं? तो 68,000 बन चुके हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है हमने। फायदा क्या होता है? तो वो वाटर स्कार्सिटी को हम एड्रेस कर पाते हैं। इस मिशन के अंदर दूसरी स्कीम भी इंटीग्रेट है, जैसे कि मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसके अंदर कितना फाइनेंशियल अलोकेशन मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, जीरो मिलता है। देयर इज नो सेपरेट फाइनेंशियल अलोकेशन। फिर भाई क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो कौन सी कंट्री के ऊपर कितना क्लाइमेट का रिस्क है उसको बताता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा है उसका फर्स्ट नंबर आता है। इंडिया का कितना नंबर है? 6th नंबर है। इधर तो हम पहले ही होते हैं भाई। ड्यूरिंग 1993 टू 2022 हमारे अंदर 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें सामना कर चुका है, जिसकी वजह से 80,000 पीपल की डेथ हो चुकी है और 180 बिलियन जितना हमारा लॉस हो चुका है। ये जो है वो बैकवर्ड लुकिंग इंडेक्स है, मतलब जो बुरा है उसको पहले रखते हैं। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री रैंक द हाईएस्ट, जर्मन वॉच इसको पब्लिश करता है, याद रखना है आपको, ठीक है, जर्मन वॉच। ये हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको बताता है, और ये एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव टर्म्स में बताता है। फिर है भाई ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका के अंदर पड़ती है, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। और यहाँ पे हमें कौन सी पीक मिलती है? तो ब्रह्मगिरी पीक हमें यहाँ पे मिलती है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है ये सेंचुरी का। यहाँ पे फिर हमें 16 ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। न्यूज में क्यों था ये ब्रह्मगिरी? तो इसका जो बफर जोन होता है, इस बफर जोन के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्राइबल्स के लिए विलेज बना रही है, और इसी की वजह से जो कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आया था, इसलिए न्यूज में था। बफर जोन क्या होता है? तो कोई भी हमारा एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ भी हो सकता है, उसके आजू बाजू डायरेक्टली हम कुछ इंक्रोचमेंट ना हो, इसलिए बफर रखते हैं कि पहले कुछ भी होना तो इस एरिया में हो जाए, और फिर जाके यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट या एक्सेट्रा जो भी शहर बहर होना होगा वो होगा। बस इसी को बोलते हैं बफर जोन, कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए छोटा सा एरिया हमें एक्स्ट्रा बना के रखा है, दैट इज बफर जोन।
तो भाई ये प्रोटेक्ट करता है सेंचुरीज की कोई भी सेंचुरी है उसकी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को, ठीक है। और इस बफर जोन में ही ये लोग भाई विलेज बना रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्शन वाइल भाई ये ऑब्जेक्शन आया था कि भाई ये मत कीजिए। चलिए, फिर है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के काठियावाड़ में, भाई पर्टिकुलरली मोरबी करके रीजन है, वहां पे हुआ था। फिर रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था इन 1875 इन बॉम्बे। ये अगर पीसीएस का है तो पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ये अगेंस्ट आइडल वर्शिप थे और रिचुअलिज्म के भी अगेंस्ट वर्शिप अगेंस्ट थे। ये अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को और ये डिनाउंस करते थे अनटचेबिलिटी को एज इनह्यूमन। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी ये काम करते थे, वुमेन्स एजुकेशन, इन्फेंट्रिसाइड को अपोज करना, चाइल्ड मैरिज को अपोज करना और विडोहुड को इन्फोर्स करवा देना, ये सब गलत था उनके लिए। लिटरेसी की बात करें, इन्होंने क्या क्या अच्छा काम मतलब लिखा हुआ क्या क्या है अच्छा, तो भाई सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा है, फिर वेद भाष्य भूमिका लिखी है और संस्कार विधि लिखी हुई है। देखो और भी बहुत कुछ लिखा है, बट ये 3 फेमस है। आपको याद सबसे फेमस कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश। बस ये भी हल्का हल्का पता हो तो अच्छी बात है। चलिए भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही था, ये आज के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।